नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटीजीडी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 9 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 9 का जो पहला क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई थी। अगर बात की जाए लॉर्ड डलहौजी की, तो इनके द्वारा जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई थी। अगर बात की जाए दिल्ली विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 1922 में की गई थी और लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था वो 1848 से 1856 तक था। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा नहीं की गई। लॉर्ड डलहौजी से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी की, तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान ही 1853 में मुंबई से ठाणे जो है वो पहली रेल चलाई गई थी, जो रेलवे लाइन जो है वो 34 किलोमीटर तक चली थी। इस बात को आपने याद रखना। तो पहली रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी 1853 में, वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के समय ही बिछाई गई थी। इस बात को आपने याद रखना। और ये जो रेल है वो मुंबई से ठाणे तक चली थी। कितने किलोमीटर चली थी, तो भैया ये भी याद रखना है, 34 किलोमीटर चली थी। वहाँ पर अगर बात की जाए लॉर्ड डलहौजी की, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को जो है वो हड़प की नीति कहा जाता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको हड़प की नीति कहता है, ये भी लॉर्ड डलहौजी ने लाई थी। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कमीशन का पेपर देने जा रहे हैं और वहाँ पे पूछा जा सकता है लॉर्ड डलहौजी का जन्म कब हुआ। अब आप बोलेंगे सर ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। जी हाँ, आपको एक से एक क्वेश्चन अब याद करने हैं। अब हमारा जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे लेवल पर आगे जा रही है। तो लॉर्ड डलहौजी का जो जन्म है वो 22 अप्रैल 1812 में हुआ था। उसी प्रकार यहाँ पे ऑप्शन में और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ दी गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे पहले बात करते हैं। इसके बारे में बताया था कि 1922 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद बॉम्बे विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 1857 के आसपास होती है। मद्रास विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए, इसकी जो स्थापना है वो भी 1857 में होती है। और 1857 में कब हुई एग्जैक्ट, तो 8 सितंबर 1857 को जो है वो स्थापना होती है मद्रास विश्वविद्यालय की। और कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 24 जनवरी 1857 को होती है। तो सारी की सारी 1857 में हुई थी। चाहे बॉम्बे है, चाहे दिल्ली, चाहे मद्रास है, चाहे कोलकाता है। दिल्ली एक यूनिक था क्योंकि दिल्ली की जो है वो 1922 के आसपास हुई थी। तो दिल्ली विश्वविद्यालय की बिल्कुल भी डलहौजी के समय नहीं हुई थी। इस बात को भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन से पहले हमारा टीजीडी कमीशन का जो बैच है वो चल रहा है और हमारा जो बैच है वो 20 दिसंबर से चलने वाला है। अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हो 7876145409, आप इस नंबर पे जल्दी से कांटेक्ट कर ले अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं। और यहाँ पर जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मोड में आपको क्लासें मिलने वाली है और हर एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। और ये जो बैच है वो काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है, 6 से 7 महीने का ये बैच रहने वाला है। और यहाँ पर लाइव क्लासेस जो मिलेगी वो बाद में आपको काफ़ी समय तक आपके पास रिकॉर्डेड भी सेव रहेगी। तो ये आपको याद रखना है। आप कोई चीज़ लाइव नहीं देख पा रहे हो, आप बाद में उस चीज़ को रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। तो बहुत फ़ायदा आपका होने वाला है। और फीस जो है वो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, 400 से 499 के बीच में आपको फीस पड़ने वाली है पूरे बैच की। तो मंथ की मतलब 400 से 499 और पूरे बैच की आपको जो है वो मंथली इतनी पड़ने वाली है। और पूरे बैच की जो है फीस है वो 2900 है, जिसको आपको इंस्टॉलमेंट में देना है, एकदम भी नहीं देना है। तो पूरा मैं यहाँ से अपने बैच के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। अब अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि सती प्रथा डैश द्वारा गैर कानूनी घोषित की गई। सती प्रथा जो है वो किसके द्वारा गैर कानूनी घोषित की गई थी, तो ये जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भैया लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। देखिए, अगर बात करते हैं भारत के पहले गवर्नर जनरल की, भारत के जो पहले गवर्नर जनरल है इनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इस बात को आपने याद रखना है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है वो भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो याद रखना भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भाई लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल के दौरान ही आपने याद रखना है कि कोलकाता में पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो कोलकाता में पहले मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना है वो 1833 में किसके कार्यकाल के दौरान, तो याद रखना लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल के दौरान हुई थी। और वही लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इसके बाद में अगर बात करता हूँ लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इनके द्वारा ही नरबली और शिशु हत्या पर भी रोक लगाई गई थी। नरबली और शिशु हत्या पर रोक लगाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। इनका कार्यकाल भी आप जान लो, क्योंकि कमीशन में सीधा कार्यकाल मिलाने को आपको आएगा, 3-4 दे देंगे कि बताएंगे कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो 1828 से 1835 इनका कार्यकाल था। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बात है। ऑप्शन में भैया लॉर्ड कॉर्नवालिस भी दिया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में सबसे पहले इनका कार्यकाल 1786 से 1793 तक इनका कार्यकाल था।
अगर मैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करता हूँ तो लॉर्ड कॉर्नवालिस वही है जिनको अखिल भारतीय सेवाओं का जनक, याद रखना, अखिल भारतीय सेवाओं का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, तो अखिल भारतीय सेवाओं का जनक जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को कहा जाता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा ही बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। कब कब लागू किया? 1793, 1793 में जो है वो स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। देखिए आपको यहाँ से ऑप्शन में लॉर्ड रिपन भी दिख रहा है। भाई लॉर्ड रिपन वही है जिनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। देखिए इनको, इनके बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि स्थानीय स्वशासन का पिता, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहेंगे, तो याद रखना ये कहेंगे भैया लॉर्ड रिपन को। उसके बाद अगर मैं लॉर्ड रिपन की बात करता हूँ इनके कार्यकाल की, तो 1880 से 1884 के बीच में इनका कार्यकाल था। और 1881 में जो है वो पहली जो नियमित जनगणना हुई थी भैया, वो भी लॉर्ड रिपन के शासनकाल के समय हुई थी। इस बात को आप याद रखें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, इनका नाम क्या था, तो इनका नाम तो ऑप्शन में ही नहीं दिया है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और 1887, याद रखना भैया, 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी को मद्रास जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, मद्रास में तीसरा अधिवेशन होता है, इसमें अध्यक्ष बनाया गया था। भाई बात करते हैं कांग्रेस की, कुछ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885, याद रखना भैया, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है। कहाँ पर होती है? बम्बई में होती है। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर कांग्रेस की मैं बात करता हूँ तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है वो भी बम्बई में होता है। और पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष होते हैं वो WC बनर्जी होते हैं। और पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बहुत बार आपको बता चुका हूँ। दूसरा अधिवेशन कांग्रेस का कोलकाता में होता है। और दूसरे अधिवेशन के जो अध्यक्ष होते हैं इनका नाम होता है दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। इस बात को भी आपने याद रखना है। आज की वीडियो थोड़ी छोटी होने वाली है, लेकिन क्वेश्चन आज बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अगर यहाँ पे बात करते हैं तीसरे अधिवेशन की, बता दिया है मद्रास में हुआ था। और चौथा अधिवेशन जो है वो इलाहाबाद, जिसका वर्तमान में नाम प्रयागराज है। तो हो सकता है इलाहाबाद की जगह ऑप्शन में प्रयागराज दे दे, तो आपने हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। इलाहाबाद में इसका चौथा अधिवेशन होता है। और कब होता है? 1888, 1888 में जो है वो चौथा अधिवेशन होता है कांग्रेस का। और यहाँ पर अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की देखिए, अगर यहाँ पर बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की, तो कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट किस देश से संबंध रखती है? तो एनी बेसेंट की अगर बात की जाए तो ये आयरलैंड देश से संबंध रखती है। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी, देखो अगर खाली अध्यक्ष आएगा तो एनी बेसेंट आएगा, लेकिन पहली महिला भारतीय अगर पूछा जाएगा तो आपको नाम याद रखना है, तो आएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है वो कांग्रेस के जो 1925 में अधिवेशन होता है उसमें अध्यक्ष बनती है। नागपुर में इनका अधिवेशन होता है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो है वो 1907 में हुआ, जिसमें कांग्रेस का विभाजन गरम और नरम दल में होता है। और अगर बात की जाए यहाँ से कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन के, जिसको लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जितने भी यहाँ पे इस वीडियो में क्वेश्चन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी पर पहुँचने के लिए आवश्यक समय कितना लगता है। तो जो चंद्रमा की जो रोशनी होती है उसको जब पृथ्वी पे पहुँचना होता है तो उसको समय लगता है 1 मिनट 3 सेकंड। ये आपको याद रखना है, 1.3 सेकंड उसको लगते हैं। ये आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगर चंद्रमा की बात की जाए, चंद्रमा जो है, मून जो है वो पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। इस बात को आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो आप याद रखेंगे चंद्रमा। कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। और अगर चंद्रमा की बात की जाए तो मून से जो वहाँ से अर्थ की जो सरफेस दिखती है वो दिखती है 59%। तो मून से अगर आपको अर्थ को देखना है तो 59% आप उसका अर्थ का सरफेस देख सकते हैं। और अगर बात की जाए मून की, मून जो है वो अपने एक्सिस पे कितने टाइम पे एक चक्कर मारता है, तो अपने एक्सिस पे मून जो है अपने ही अक्ष पे 27 दिन और 7 घंटे जो है वो अपने अक्ष पे घूमने पे लगा देता है। और अगर मैं मून की बात करता हूँ, मून का जो साइज़ है वो अर्थ के साइज़ का कितना है, तो भैया 1/4 है, 25% है। तो देख लो जो मून है वो काफ़ी छोटा है और 1/4 है पृथ्वी का। इस बात को आपने याद रखना है।
देखिए, क्वेश्चन कभी कभार यहाँ पे घुमा फिरा के आ जाते हैं और साइंस के क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। आपको पता है कि कमीशन के पेपर में जनरल साइंस भी पूछी जाती है। वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि स्टडी ऑफ मून, तो बच्चे बोलते हैं कि स्टडी ऑफ मून तो हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन मैं आपको हर एक चीज़ नई नई बातें बताऊँगा। स्टडी ऑफ मून जो है उसको सेलेनोलॉजी कहते हैं, सेलेनोलॉजी कहेंगे इसको। और अगर मैं सोलर सिस्टम की बात करता हूँ तो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है गैनीमेड। गैनीमेड जो है वो बृहस्पति का एक उपग्रह है, और गैनीमेड जो है वो यहाँ पे जल भी खोजा गया था, ऐसा उपग्रह जहाँ पर जल खोजा गया था। और गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का। और बृहस्पति उपग्रह जो है, अगर हम सैटेलाइट की बात करता हूँ और अगर मैं प्लेनेट की बात करता हूँ, सबसे बड़ा प्लेनेट भी जुपिटर है, और जुपिटर का ही जो सैटेलाइट है जिसका नाम है आपका गैनीमेड, ये भी सबसे बड़ा है। तो बड़े का बड़ा बड़ा, बड़े का भाई बड़ा ही है, इस बात को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरीके से आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं कि बृहस्पति अगर सबसे बड़ा है तो उसका उपग्रह भी सबसे बड़ा ही है सोलर सिस्टम में। भाई सोलर सिस्टम की बात करता हूँ, सोलर सिस्टम में 8 ग्रह है, इस बात को आपने याद रखना है। सबसे छोटा जो ग्रह है वो मरकरी है, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक भी है। बहुत ज़्यादा हिट ये क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक भाई कौन सा ग्रह है, आपको पता होना चाहिए। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं परीक्षाओं में। जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी एक निश्चित स्थान के लिए जीएमटी 12 घंटे डैश से आगे होती है, यह स्थान स्थित है। देखिए जो जीएमटी है, जीएमटी का पहले तो आपको परीक्षा में पूछेगा कि जीएमटी है क्या। जीएमटी जो है आपने सुना होगा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, जो कि 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। भैया जीएमटी का पूरा नाम है ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। तो ग्रीनविच मीन टाइम लाइन जो है वो जीएमटी लाइन, और यहीं से जो है वो समय का निर्धारण किया जाता है, जो कि इंग्लैंड के लंदन में है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। भाई जीएमटी का पूरा नाम आपको आता है तो आईएसटी का भी पूरा नाम पता होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का जो समय रेखा वाली लाइन है, टाइम जोन वाली लाइन है, उसका नाम है आईएसटी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो आईएसटी है वो कितने डिग्री पे है। फुल फॉर्म से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आईएसटी है वो 82.5 डिग्री पे स्थित है। जी हाँ, आईएसटी का जो पूरा नाम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो याद रखना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जोन जो है वो आईएसटी का पूरा नाम है। और आईएसटी जो है, देखो कोई भी रेखा जितने ये यहाँ पे जीएमटी लाइन है, जितनी भी यहाँ से आगे होगी, जितने देशांतर भी आगे होगी, मान लो कोई देश जो है वो 4 डिग्री देशांतर आगे है, पूरब में है, तो उसको आप 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर का जो मतलब है वो सिर्फ 1 मिनट होता है। भैया अगर भारत जो है वो 82.5 डिग्री पे है, जब आप 82.5 को 4 से गुना करोगे, आपको बस 4 से ही गुना करना है। कोई देश 20 डिग्री पे तो भी 4 लेंगे, 20 चौको 80 मिनट का मतलब होता है 1 मिनट, 1 घंटा और 20 मिनट। ये आपको याद रखना है, ये सारे ट्रिक आपको याद रखने हैं। मैं बार बार ये बता रहा हूँ आपको, क्योंकि परीक्षाओं में आएंगे और ये सारी चीज़ें आपको पेपर में परेशान करेगी, क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती है। तो भारत अगर 82.5 डिग्री पे है तो 82.5 को जब मैंने 4 से गुना किया तो 330 मिनट मेरे पास आ रहा है। और 330 मिनट का जो मतलब है ना भाई, वो है 5.5 घंटे। तो भारत का जो समय है वो जीएमटी लाइन से कितना आगे चल रहा है, मान लो कि आपके ब्रिटेन से लंदन के जो हमारा ग्रीनविच वेधशाला है वहाँ से कितना आगे चल रहा है, तो वहाँ से जो है भारत का टाइम अभी 5.5 घंटे आगे चल रहा है। अगर भारत में 5.5 बज रहे हैं तो भारत में अभी जो है, अगर वहाँ 12 बजेंगे तो भारत में 5.5 बजेंगे। और अगर मैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करता हूँ, अक्षांश और देशांतर रेखाओं से बना हुआ जो जाल है ना भैया, उसको क्या कहते हैं, इसको जो है वो ग्रिड कहा जाता है। इस बात को भी आपने याद रखना है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं से बने हुए जाल को ग्रिड कहते हैं। और 2 देशांतर रेखाएं जो होती है उनके बीच जो दूरी होती है वो कितनी होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच जो दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है, इस बात को भी आप याद रखें। और 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी ये भी 111.11 आप बोल सकते हैं। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है, इस बात को आप याद रखें। भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा वो रेखाएं होती है जो ग्लोब पर, वो काल्पनिक रेखा है, वो वर्चुअल लाइन जो ग्लोब पर पूरब से पश्चिम खींची गई होती है। भैया इस बात को भी आपने याद रखना है। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हिंद महासागर में कौन सा बाकी तीनों की तुलना में अधिक बारंबारता से होता है। तो हिंद महासागर में जो है वो क्या होता है, साइक्लोन होता है। ये बोल रहा है कि इन तीनों के, इन जो ये बाकी क्वेश्चन यहाँ पे दिए, इनसे अलग कौन सा होता है हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में जो है वो चक्रवात होते हैं, साइक्लोन होता है। भैया साइक्लोन तो हिंद महासागर में जो है इसको कहा जाता है। उसी प्रकार हरिकेन इसको कहाँ कहा जाएगा, तो कैरिबियन सी में, कैरिबियन जो आइलैंड है भैया वहाँ पर इसको साइक्लोन कहेंगे, हरिकेन्स कहेंगे कैरिबियन सी में। और टॉर्नेडो, भाई अगर आपने टॉर्नेडो का नाम सुना है तो कोस्टल एरिया ऑफ यूएसए, कोस्टल एरिया ऑफ यूएसए जितना भी है वहाँ पर इसको क्या कहेंगे, टॉर्नेडो कहेंगे। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है।
उसी प्रकार यूएसए में इसको क्या कहेंगे, तो यूएसए जो चाइना सी है, चाइना सी में कहेंगे भैया टाइफून। तो एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ, हिंद महासागर जो है वो हिंद महासागर में चक्रवात आते हैं, हरिकेन्स कहाँ आते हैं, तो अगर मैं कैरिबियन आइलैंड की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो है हरिकेन्स आते हैं। कोस्टल एरिया ऑफ यूएसए में अपने टॉर्नेडो आते हैं, और टाइफून्स जो आते हैं भैया वो कहाँ पे आते हैं, ये आते हैं आपके चाइना सी में। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सुएज नहर की अनुमानित लंबाई कितनी है। भाई सुएज नहर की अगर मैं बात करता हूँ, एनसीईआरटी में इसकी जो लंबाई दी है वो 190 के आसपास है, और 190 तो ऑप्शन में ही नहीं दिया है, तो आप 190 से ठीक नीचे यहाँ पे 175 मार सकते थे, और एग्जामिनर यहाँ पे इस पेपर में चाहता तो वो ऊपर नीचे भी कर सकता था, लेकिन आप हमेशा 190 लेके चलेंगे, आप बुक्सों को हमेशा लेके चलेंगे, और अगर आप बुक्सों को लेके चलेंगे तो आपको यहाँ से जो है मेरे ओर से 175 मार देना चाहिए था, मेरा जो मानना है, मुझे लगता है जो यहाँ से कि आपको 175 मार देना चाहिए था यहाँ से। और अगर मैं बात करता हूँ सुएज कैनाल की, जो सुएज नहर है ये मेडिटेरियन सी को अरब सागर के साथ जोड़ती है, तो मेडिटेरियन सी को अरब सागर के साथ सुएज कैनाल जोड़ती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। कुछ यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैं लास्ट में जो है हमेशा करवाने वाला हूँ, आज वीडियो हमारी इतनी थी, लेकिन ये भी कर लेते हैं कि रबड़ के बागान मुख्यतः कहाँ पर स्थित होते हैं। तो रबड़ के जो बागान है वो मुख्यतः केरल और कर्नाटक, कहाँ पे होते हैं भैया, केरल और कर्नाटक में जो है वो रबड़ के बागान मुख्यतः पाए जाते हैं। रबड़ की जो प्लांटेशंस है वो जो है वो मुख्यतः जो है वो केरल और कर्नाटक राज्य में। साक्षरता दर में भारत में अगर कोई राज्य इस समय आगे है तो वो कौन सा राज्य भैया, केरल राज्य है। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो पर जरूर एक कॉमेंट मेरी ओर से लिखे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय मां भंग्याणी, ये कमेंट आप जो है जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो छोटी बनी उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आज के लिए हमारी वीडियो यहीं पे रोकते हैं। हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज, जय माठारी, हर हर महादेव।